हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा ये वीडियो जो है ये हमारी उस सीरीज की ही सेकंड वीडियो है जिसकी मैंने प्लेलिस्ट चैनल पे बनाई है। आप जरूर इसका पहला पार्ट देखना जहां पर हमने क्या किया है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की अंदर आने वाले सभी यूनिट्स कन्वर्जन्स, ये पूरा जो यूनिट्स का फंडा है उसको स्टार्ट किया था। उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर की थी, तो जरूर इस वीडियो को आप जाकर देखना पहले, फिर ये सेकंड पार्ट देखना। ओके, तो ये जो सेकंड पार्ट है ना, पहले पार्ट से ही आगे कंटिन्यूटी में बढ़ते हुए अब हम पहुंच गए हैं बोहर्स मॉडल, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहां पर जो जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स और यूनिट्स के फंडा हमने ध्यान रखने हैं, वो सब हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सो देखो यहां पर सबसे पहले आप देखते हो कि जब आप बोहर्स मॉडल पढ़ते हो ना, तो आपके दो ही मतलब और बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आपके दो ही मेन एक्सप्रेशंस होते हैं वहां पर। वो दो एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? ये जो दो मैंने लिखे हैं, एक होता है nth लेवल, किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी का एक्सप्रेशन En इज इक्वल टू -13.6 इंटू z²/n², है ना। और दूसरा ये होता है न्यू बार यानी कि वेव नंबर इक्वल्स टू RH यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू दिस फैक्टर। ये क्या होता है? 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आपके दो एनर्जी लेवल्स है, n1 n2, और ये z²। यही दो आपके मतलब मेन सबसे ज्यादा दो होते हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पे स्टडी करते हो। अब इन्हीं के अंदर आने वाला जितना भी यूनिट्स का फंडा है, A to Z सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप इसको समझो, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। देखो पहले ले लेते हैं ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी nth लेवल की एनर्जी, ये जो एक्सप्रेशन है -13.6 z²/n², इसके यूनिट्स यहां पर क्या होते हैं बेटा? किस यूनिट में ये आपको एनर्जी की वैल्यू देता है? ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फॉर्मूला है, इसमें आप उस एटम का एटॉमिक नंबर पुट करो, उस एनर्जी लेवल की वैल्यू पुट करो, ऑर्बिट की 1 2 3। तो जो ये वैल्यू आती है एनर्जी की, कौन से यूनिट्स में आती है? कौन से यूनिट्स में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यस, सो यहां लिख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। अरे वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कितना यूजफुल है एनर्जी का यूनिट एटॉमिक लेवल्स पर डील करने के लिए, है ना। तो वही है, वहां पे भी बताया था। सो ये एनर्जी किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल की जो एनर्जी है, ठीक है, वो इस एक्सप्रेशन से आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट्स में। ठीक है, अब यहां पे एक बात है कि जैसे आप जो ये वैल्यू देख रहे हो ना, ये जो 13.6 वैल्यू है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो बेटा ये जो 13.6 वैल्यू है ना इस फॉर्मूले में, ये एक्चुअली रिडबर्ग कांस्टेंट ही है। जो हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट होता है ना, R, या जिसको लिखते हो RH, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है यहां पर इस पूरे टॉपिक में। बोहर्स मॉडल और जो हम हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एवरीवेयर, दिस इज आवर हीरो रिडबर्ग कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स के SI यूनिट्स और उनकी वैल्यूज याद की थी, जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ऑन, है ना। उसी तरह रिडबर्ग कांस्टेंट, अब इसकी खासियत है, इसकी खूबसूरती ये है बेटा कि ये बहुत ही ट्यूनेबल कांस्टेंट है, बहुत ही मोल्डेबल है। हम अपनी जरूरत के अनुसार, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इसको हम ट्यून कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बेसिक इसका मतलब ये है कि जो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, इसकी अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग वैल्यूज हैं, और जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं यहां लिखवाने जा रही हूं, तो उसे जरूर आप नोट करना। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको वैल्यू लिखाती हूँ, यही वाली जो मैंने आपको बताया ना कि बेटा ये जो 13.6 है ये रिडबर्ग कांस्टेंट ही है, 13.6। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के यूनिट्स में है। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये एक वैल्यू है इसकी EV के यूनिट में। दूसरी वैल्यू जूल्स में चले जाते हैं, पहले आप नोट कर लो, फिर इसे हम अच्छे से लॉजिकली समझेंगे भी। ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। देखो दूसरी वैल्यू यहां पर मैं लिखा रही हूं आपको जूल्स में, तो जूल्स में इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू
10 रेज टू द पावर -18 जूल्स। ओके, तो ये जो दो यूनिट्स हमने लिखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल में रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ये आपकी यहाँ पर देखो इससे सिग्निफिकेंट है। ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, यहाँ पर जो वैल्यूज हैं रिडबर्ग कांस्टेंट की, एनर्जी के यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में आ रहे हैं, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये हमने दूसरा एक्सप्रेशन लिखा है ना बेटा, तो यहाँ देखो ये कौन है, न्यू बार। न्यू बार मतलब अपना वेव नंबर है ना, वेव नंबर। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, एसआई में पर मीटर और अदरवाइज पर सेंटीमीटर भी होता है। तो पर मीटर और पर सेंटीमीटर यानी कि मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स में रिडबर्ग कांस्टेंट RH की वैल्यूज, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो अपेयर करती हैं, तो ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार लिख लो, फिर मैं आपको इसका लॉजिक समझाती हूँ। ओके बेटा, सो देखो हम पर मीटर में लिखते हैं, तो वो होती है 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। और अब खुद देखो, अगर आपको मीटर इनवर्स में पता है तो सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, देखो ये खुद करो आप। देखो 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 क्या है, मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स का मतलब क्या है कि ये जो मीटर है ये यहां डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कैसे करोगे, तो देखो बेटा कल आपको सिखाया था, उसी वीडियो में आपको, प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया है दैट 1 मीटर इज इक्वल टू, जैसे ये रिलेशन है इनके बीच, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो ये जो 100 है ये वो फैक्टर है जो इन दोनों को लिंक कर रहा है, और मुझे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है। ये ट्रिक मैंने फंडा आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, वहां जाकर प्लीज देखना अगर आपको ऐसी चीजों में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, सो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, सो करना क्या है, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। यहां पर हम लिख देंगे 100 लिखेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 100 बेटा ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, बेसिकली 100 मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑलरेडी है, ये ऊपर जाके बेटा 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। पावर्स देखो 7 - 2 क्या होता है 5, सो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ये वैल्यू बेटा मेरे पास रिडबर्ग कांस्टेंट की आ गई है सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट्स में। ठीक है, सो लिख देते हैं यहां पर, सो 1.1 इंटू 10⁻7 होती है अगर मीटर इनवर्स में होती है, और 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 होती है बेटा अगर सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू होती है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं RH की, अलग अलग यूनिट्स में, ये दो एनर्जी की यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल, ये दो वेव नंबर के मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यूज जो है ना आपके ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसका लॉजिक समझते हैं, ये रिडबर्ग कांस्टेंट आता कहां से है, ये वैल्यूज आती कहां से हैं। ठीक है, चलो उसको क्लियर करते हैं। देखो एक्चुअली अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये है, कौन है, ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो एक्चुअली होता क्या है ना, इसका एक्सप्रेशन होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है आपके पास me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये होता है बेसिकली रिडबर्ग कांस्टेंट। अब आप इसमें देखो जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें जितनी वैल्यूज आ रही हैं, ये H प्लैंक्स कांस्टेंट, ये E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये E नॉट परमिटिविटी, ये सारी बेटा कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो इन सभी की यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये सभी कांस्टेंट्स हैं, तो फिर रिडबर्ग कांस्टेंट भी एक फिक्स्ड यहाँ कांस्टेंट वैल्यू ही है, इसके एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल तो है नहीं, है ना। तो डेफिनेटली यहां पर अगर हम इन सभी चीजों की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट की भी एक वैल्यू निकल कर आएगी। और अगर मैं इन सबको इनके SI यूनिट्स में रखती हूं तो रिडबर्ग कांस्टेंट भी मेरे पास SI यूनिट में निकल के आता है। ठीक है, और वही वैल्यू
मेरे पास बेसिकली मैं देखूं तो यहाँ पे जब आप ये वैल्यूज पुट करो, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे फॉर एग्जांपल 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पुट करोगे, ठीक है। चार्ज को आप उसका कोलोम में पुट करोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो जब आप ये ऐसा यूनिट्स में सब पुट करोगे ना, तो RH की जो वैल्यू यहाँ निकल के आएगी ना, वो ये वाली आएगी 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। जूल का यूनिट बचेगा और जूल यूनिट में ये वैल्यू निकल के आएगी रिडबर्ग कांस्टेंट की, ठीक है। सो ये रिडबर्ग की कांस्टेंट की जो वैल्यू यहाँ पे एनर्जी के SI यूनिट जूल में निकल के आ रही है, क्योंकि देखो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ना रिडबर्ग कांस्टेंट का, ये जो एनर्जी का हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना En इक्वल्स टू ये वाला, एक्चुअली ये क्या होता है En इक्वल्स टू माइनस me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और यहां पर ये जो फैक्टर है me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, यही है हमारा क्या रिडबर्ग कांस्टेंट। तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ nth लेवल है En, वो माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और जैसे हमने बोला इसमें सारे ये वैल्यूज पुट करो SI में, तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी में निकल के आएगा। अब खुद देखो ना, अगर मैं अब इसको सिंप्लीफाई यहां पर लिखूं, मेरे पास है En इज इक्वल टू माइनस RH z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब आप देखो z और n के तो कोई यूनिट्स होते नहीं है, ये तो नंबर्स हैं, है ना। सो RH का जो भी यूनिट होगा वो सिंपली एनर्जी के यूनिट के बराबर होगा फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, है ना। सो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने RH की वैल्यू लगा दी जैसे एनर्जी की यूनिट जूल्स में ये वाली, तो मेरे पास जो एनर्जी है वो उसके SI यूनिट जूल में निकल के आ जाएगी। और यही अगर मैंने RH की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लगा दी जैसे हमने इधर लगाई थी 13.6, तो जो एनर्जी है वो मेरे पास बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स में निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब ये फंडा चलो यहां तक तो समझ आया कि RH का रिडबर्ग कांस्टेंट का ये एक्सप्रेशन होता है। यहां पर ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उन सबको हमने SI में लगाया, तो मेरे पास SI जूल में निकल के ये वैल्यू आ रही है 2.18 10⁻18। अब ये 13.6 कैसे आ रही है, फिर ये कहां से आ रही है, इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। सब कुछ लॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने मन से आ रही है, ठीक है। अब देखो यहां पे आपके पास यहां तक क्या आया हुआ है, आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट का ये वैल्यू आया हुआ है ना जूल में। अब आपको पता है जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया था प्रीवियस वीडियो में जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बोला था ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेटा। ये रिलेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। सो जब आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो आपको इस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। सो यहां पे आप देखो ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है यहां पे लिखो रिडबर्ग कांस्टेंट 2.18 10⁻18। ये जो वैल्यू बेटा ये आपकी जूल में है, इसको डिवाइड कर दो इस फैक्टर से 1.602 इंटू 10⁻19, तो जो ये वैल्यू आएगी निकलकर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगी। सो हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशनशिप से कन्वर्ट कर सकते हैं, वही आप करो इस वैल्यू को इससे डिवाइड। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, यही आ जाता है 13.6। सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वैल्यू आ जाती है रिडबर्ग कांस्टेंट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूनिट्स में, ठीक है। और दोनों ही यूजफुल हैं, ये जूल वाली भी काम आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली भी काम आती है, अलग अलग एक्सप्रेशंस में नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, वेव नंबर वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत कॉमन है। यहां पर आपको पता है वेव नंबर का यूनिट पर मीटर में एक्सप्रेस हो सकता है, पर सेंटीमीटर में, तो फिर ये वैल्यूज अकॉर्डिंगली यूज होंगी। मतलब अगर आप यहाँ पे RH की वैल्यू बेटा ये वाली पुट करोगे, ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻7, तो जो आपका वेव नंबर है वो मीटर इनवर्स में निकल कर आ जाएगा। और अगर आप RH ये पुट करते हो 1.1 10⁻5,
सेंटीमीटर इनवर्स, तो डायरेक्टली जो वेव नंबर वो सेंटीमीटर इनवर्स में निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। ओके, पर सवाल ये उठता है कि ये जो दो वैल्यूज हैं रिडबर्ग कांस्टेंट की, मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, ये आती कहां से है? ठीक है, तो इसका जो है यूनिट्स, ये इनका भी फंडा समझ लेते हैं। देखो फंडा ये है, हमने अभी तक ये पढ़ा ना, जैसे हम किसी nth एनर्जी लेवल की एनर्जी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, En इक्वल्स टू माइनस ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z² अपॉन n²। तो ऐसे बेटा अब आप चले जाओ, जो आप हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का स्पेक्ट्रा पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे आप क्या पढ़ते हो, वहां पे क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, मूवमेंट होती है ना। और उस वजह से जो लाइट है या एनर्जी जो बेसिक लाइट की फॉर्म में, फोटोन्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट होती है। ठीक है, होता क्या है, मान लो आपके पास कोई दो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, एक एनर्जी लेवल है En1 और दूसरा है En2, ठीक है, दोनों के लिए आप इस तरह से एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए z² अपॉन n1² आ जाएगा और इसके लिए आपके पास z² अपॉन n2² आ जाएगा। ठीक है, n1 n2 लेवल्स की एनर्जीज लिखी हैं। तो इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच जो गैप है, जो डिफरेंस है, जिसको आप डेल्टा ई बोलते हो, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या है, सपोज अपर लेवल में से En2 में से हमने लोअर लेवल En1 माइनस किया, वही जो गैप होता है, वही जो डिफरेंस होता है एनर्जीज का उन दो लेवल्स में, वही जो डिफरेंस है, उतनी अमाउंट की एनर्जी ही तो फोटोन्स की फॉर्म में एब्सॉर्ब या एमिट होती है ना। उस जब आप हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा पढ़ते हो, वहां ट्रांजिशंस पढ़ते हो, राइट। सो देखो यहां पे अब क्या करोगे, En2 माइनस En1 है, ये डेल्टा ई है ना, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब ये माइनस RH z² अपॉन n2², माइनस माइनस का, ठीक है, ये वाला ये माइनस है और ये इसका अपना माइनस है, RH z² अपॉन n1²। ठीक है, ये माइनस माइनस कट के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसको आगे ले आओ, इसको पीछे ले आओ, RH कॉमन ले लो, z² कॉमन ले लो, तो देखो क्या आता है, यहाँ पे RH आता है कॉमन, फिर 1 अपॉन आगे आ गया n1², 1 अपॉन n2² और यहां पे आ गया आपका z²। ये एक्सप्रेशन आ जाता है, क्या है ये, देखो इसके जैसा ही तो एक्सप्रेशन है ना, 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2² इंटू z² और बाहर लगा है रिडबर्ग कांस्टेंट। ये हम क्या बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कि ये डेल्टा ई के बराबर है, यहां से हमने डिराइव किया है ना। और ये डेल्टा ई क्या है, अभी बताया, यही जो गैप है, जो डिफरेंस है एनर्जी का दो लेवल्स में, उतनी एनर्जी तो एमिट या एब्सॉर्ब होगी फोटॉन्स की फॉर्म में। तो ये जो डेल्टा ई है, ये डेल्टा ई बेसिकली आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, वो फोटोन जो अब्सॉर्ब हुआ या एमिट हुआ उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन में। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। और वो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी कि क्या होती है, वो होती है डेल्टा ई, क्या होती है, hc न्यू बार। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, ये होती है एक फोटोन जिसका कि वेव नंबर न्यू बार है, उसकी एनर्जी ये होती है। मतलब हम यहाँ पे न्यू बार वेव नंबर की टर्म्स में अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एनर्जी को, तो क्या होएगी वो hc न्यू बार। यानी कि ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे किसके बराबर है, इसको दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं, ये जो चीज है ये आपकी hc न्यू बार के बराबर है, दैट इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू दिस फैक्टर, दिस थिंग। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब यहीं से हम इस एक्सप्रेशन पे पहुंच रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। अब हम न्यू बार अगर फाइंड करें, न्यू बार, तो वो क्या होगा, hc यहां पे चला जाएगा, hc नीचे RH के नीचे चला जाएगा, यहाँ पे RH अपॉन hc डिवाइड में चला गया। ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज ये फैक्टर अपने पास आ गया। ठीक है, तो ये देखो, अब ये जरूरी है। ठीक है, यहां पे सारा यूनिट्स का फंडा है। क्या, यहां पर अब आपके पास जब न्यू बार के लिए एक्सप्रेशन आया, जो देखो यहां पे, उसमें अब आपके पास क्या आ गया, RH अपॉन hc, है ना, RH अपॉन hc। तो यहां से अब आप देखो, मैं सब रख कर रही हूं यहां पे, ये भी कर देते। चलो, यहां पे बेटा जो RH की वैल्यू है
आप जब ये वाली लगाते हो, क्योंकि हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने एनर्जी के एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया, वहां से हमने दो एनर्जी लेवल्स के एक्सप्रेशन लिखे, उनका डिफरेंस फाइंड किया, डेल्टा ई का एक्सप्रेशन लिखा, और एनर्जी ऑफ फोटोन hc न्यू बार से इक्वेट करके हम यहां तक पहुंचे हैं। सो हम एनर्जीज से स्टार्ट करके पहुंचे हैं, राइट। सो ये जो RH था स्टार्टिंग में, इस एक्सप्रेशन में माइनस RH Z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये किस यूनिट में था, ये एनर्जी के SI यूनिट में था, यानी कि ये RH की वैल्यू यहां जूल में थी, ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू है यहां पे RH की, ठीक है। मतलब आप RH की वैल्यू यहां पे लगाओगे 2.18 10⁻⁻18 जूल। आगे ये फैक्टर एज इट इज, ठीक है। और नीचे डिवाइड में क्या है, नीचे डिवाइड में है H इंटू सी। H की वैल्यू लगाओ 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना, जूल सेकेंड एट SI यूनिट्स। इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है, C से, स्पीड ऑफ लाइट जो कि होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे, ठीक है। देख लो इसको ध्यान से, क्या किया हमने, हम जब इस एक्सप्रेशन तक पहुंचे न्यू बार के, तो HC डिवाइड में चला गया RH के, तो RH रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमने लगा दी जूल में, और नीचे प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट लगा दी, ठीक है, उनके अपने SI यूनिट्स में। यहां देखो, यहां पर है वो यूनिट्स का फंडा, और जहां से कि ये वाली वैल्यूज प्रकट हो जाती हैं RH की। कैसे, देखो, यूनिट्स कट करो बेटा, जूल से जूल जा रहा है, सेकंड से सेकंड इनवर्स जा रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में केवल एक मीटर बच रहा है, मीटर, ठीक है। इस मीटर को जब आप ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में, तो वो मीटर इनवर्स हो जाएगा, मीटर टू द पावर -1 हो जाएगा, है ना। और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू हम इवैल्यूएट कर लेंगे, ये इवैल्यूएट करके बेटा इसके बराबर आती है 1.1 इंटू 10⁻7, और यूनिट्स में आपके पास सिर्फ ये मीटर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स। तो यूनिट्स में आपके पास यहां सिर्फ एक मीटर इनवर्स बच जाता है, ठीक है। सो यहां पे आ जाता है 1.1 10⁻7 मीटर इनवर्स। और आगे ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है, ये पूरा का पूरा फैक्टर एज इट इज। तो ये क्या है, फिर ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मीटर इनवर्स यूनिट्स में, और ये किसके बराबर है, यहां न्यू बार के बराबर है, वेव नंबर के। तो डायरेक्टली यहां पे आपको ये हमें वेव नंबर की वैल्यू दे रही है मीटर इनवर्स में, ठीक है। और मीटर इनवर्स में आपके पास एक बार रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, तो सेंटीमीटर इनवर्स में आप चेंज कर सकते हो, है ना, 100 के फैक्टर से, जैसे अभी हमने सीखा। तो यही है बेसिकली यहाँ पे सारी जो भी है रिडबर्ग कांस्टेंट की इन सब यूनिट्स में वैल्यूज आपस में कैसे ये लिंक्ड हैं, कहां से आई, वो सारा फंडा हमने समझा है, बेसिक एक्सप्रेशन से ही आती है, ठीक है। सबसे बेसिक एक्सप्रेशन यही आपका nth लेवल की एनर्जी, उसी से आप दो डिफरेंट लेवल्स का डिफरेंस फाइंड करके डेल्टा ई ढूंढ सकते हो, उसको एनर्जी ऑफ फोटोन से इक्वेट करके न्यू बार तक पहुंच सकते हो, ठीक है। और बेसिक सबसे ये जो वैल्यू है वो ये है रिडबर्ग कांस्टेंट की जूल में, यानी कि एनर्जी के SI यूनिट में, जो हमने देखा कि रिडबर्ग कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, वहां से आती है, ओरिजिनेट करती है बेसिक, ठीक है। अब बस एक दो जरूरी बातें बच गई हैं यहां पर। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, यहीं से आप देखो वेव नंबर का एक्सप्रेशन है ना, न्यू बार का है। तो RH को आप मीटर इनवर्स में रखो तो न्यू बार मीटर इनवर्स में आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू डाल दो तो न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया वेव नंबर। बट अगर क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ पूछी हो, देखो वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी आपस में सारे रिलेटेड है, जो प्रीवियस वीडियो में देखा था, और इजीली एक से दूसरे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट कॉमनली ना आपको वेव नंबर या वेवलेंथ की टर्म्स में ही पूछा होता है, तो फिर वेवलेंथ का भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है वेव नंबर इक्वल्स टू 1/वेवलेंथ होता है, बस ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है न्यू बार का, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये न्यू बार के बराबर है, या फिर 1/वेवलेंथ के बराबर है,
1/लैम्डा के बराबर है, ठीक है। तो यहां से फिर अगर आप रिडबर्ग कांस्टेंट को मीटर इनवर्स में रखो, ये वैल्यू यहां पे रखो पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए, जो भी एटम है हाइड्रोजन लाइक उसका Z डाल दिया यहां, तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो बेटा मीटर में निकल के आ जाएगी, ठीक है, मीटर में निकल के आ जाएगी। और यही जरूरी है क्योंकि फिर उस मीटर को आगे आप डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर आपकी वेवलेंथ नैनोमीटर यहाँ एंगस्ट्रॉम में रिपोर्ट होती है। हमने पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में कि एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर ये अपने वेवलेंथ के लिए डिस्टेंस के छोटे छोटे यूनिट्स हैं, है ना। सो इस मीटर को अब आगे फर्दर आप एंगस्ट्रॉम में कर लो कन्वर्ट, आप नैनोमीटर में कर लो कन्वर्ट, जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कैसे करना है आसानी से, क्लैरिटी से, ठीक है। तो बस ये एक इंपॉर्टेंट अनदर एक्सप्रेशन है जो यहीं से आया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहां पर यही वैल्यू यूज होने वाली है आपकी RH की, फिर ये मीटर में आती है और मीटर को आगे आप जिस भी में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लो आगे कन्वर्ट, ठीक है। ये एक बात थी। इसके अलावा यहां पर एक और एक्सप्रेशन जरूरी है, यहां पर इसी बोहर्स मॉडल में, वो एक्सप्रेशन क्या है, किसी nth लेवल या किसी जो nth ऑर्बिट है ना उसका रेडियस यानी कि Rn इज इक्वल टू किसी nth ऑर्बिट का एनर्जी लेवल का रेडियस, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स के लिए, तो बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए ही बात करें अगर, तो किसी nth लेवल का रेडियस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो उसका एक्सप्रेशन है आपके पास n² इंटू A0 अपॉन Z, ठीक है। ये एक्सप्रेशन Z क्या है, एटॉमिक नंबर, n उस nth लेवल, n मतलब सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ, जिसका भी आपको फाइंड करना है। और ये जो A0 है बेटा, ये जो A0 है ये होता है आपका बोहर्स रेडियस, है ना। ये क्या होता है, बोहर्स रेडियस। ये बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम की n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका रेडियस, दैट इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम की बात करें उसके फर्स्ट ऑर्बिट की, तो इट्स अ स्पेसिफिक केस, वैल्यू फिक्स्ड होगी ना, उसके रेडियस की वैल्यू फिक्स्ड होगी। तो क्या वैल्यू होती है इस बोहर्स रेडियस A0 की, वो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। ये होती है 52.9 पिकोमीटर्स, ये ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। 52.9 पिकोमीटर्स, या कह लो, ये भी कह सकते हो कि इट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो पिकोमीटर में 52.9, एंगस्ट्रॉम में 0.529। तो अब आप देखो ये एक अनदर, जैसे हम कांस्टेंट्स पढ़ते आ रहे हैं ना प्रीवियस वीडियो से, कुछ कांस्टेंट्स जो हमें याद करने हैं, फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तो उसी तरह ये बोहर्स रेडियस A0 भी एक क्या है, कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। तो ये पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में इसकी दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। एक दूसरे में आप सिंपली आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, पिकोमीटर से एंगस्ट्रॉम या एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर, जो प्रीवियस वीडियो में सीखा था, ठीक है। अब वही है कि इस एक्सप्रेशन में आप A0 को अगर आप पिकोमीटर में पुट कर देते हो, ये वैल्यू पुट करते हो, तो किसी भी आपने एटम का Z लगाया, हाइड्रोजन लाइक एटम, और यहाँ पे एनर्जी लेवल की वैल्यू लगाई, तो उसका आप रेडियस फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। उसका रेडियस आप फाइंड कर सकते हो पिकोमीटर में। और अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे A0 की एंगस्ट्रॉम वाली, तो आपका ये जो Rn है ये एंगस्ट्रॉम में निकल के आ जाएगा। यूजुअली इन दो यूनिट्स में रिपोर्ट होता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा नैनोमीटर में हो सकता है। तो आपको पता है पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये आप कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। सो यही एक और बस इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था यूनिट्स का, इसमें बस इतना सा फंडा है। बोहर्स रेडियस A0 आप किस में पुट कर रहे हो ना, उस पर डिपेंड करेगा कि Rn किस में निकल कर आने वाला है, और उसकी ये कुछ जरूरी वैल्यूज है, बेसिकली एक ही याद कर लो, बाकी आप निकाल सकते हो। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक या एक छोटी सी टिप नोट करवाना चाहूंगी, प्लीज उसे नोट करना। ये छोटी सी पॉइंट है जो बहुत यूजफुल है, कहां पे, कुछ न्यूमेरिकल्स में। जैसे ये जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है ना, 1 वेवलेंथ 1 लैम्डा इक्वल्स टू RH इनटू दिस फैक्टर, ठीक है। ये जो कि न्यू बार के फॉर्मूले से हमने अभी डिराइव किया। तो बेटा यहां पर सॉल्व करके पूरा, यानी कि राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज पुट कर आप लैम्डा ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार क्या होता है, क्योंकि देखो ये जो एक्सप्रेशन है
ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1/λ की फॉर्म में है ना, 1/λ की फॉर्म में है। तो कई बार क्या होता है, इस तरह से इजी हो जाता है कि अगर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करके उस राइट हैंड साइड को अगर हम रेसिप्रोकेट कर दे, जैसे ये पूरा एक फैक्टर आ गया, मान लो आपके पास ये 3/4 वैल्यू आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय रिडबर्ग कांस्टेंट और यहाँ पे 1/λ है। तो यहाँ पे आप कुछ सोचो, इजी हो जाएगा ना अगर हम इस पूरे को रिवर्स कर दे, पूरे एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकेट कर दें, तो क्या हो जाएगा, 1/λ का लैम्डा हो जाएगा, RH का 1/RH हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। कुछ नहीं किया, इसको उल्टा कर दिया, पलट दिया। इजी इसलिए हो गया क्योंकि मुझे वेवलेंथ ही ढूंढनी थी, तो वो ऐसे 1/λ की जगह लैम्डा की फॉर्म में आ गई, डायरेक्ट मैं यहां से फाइंड कर सकती हूँ। समझ रहे हो सिग्निफिकेंस? तो उससे क्या होगा, अब यहां पर आपके पास 1/RH आ गया, पर हमें तो जो वैल्यूज पता है वो RH की पता है, ये मीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स में, और मैंने कहा था यहाँ पर ये वाली यूज होती है। तो हमें तो मीटर इनवर्स ये वैल्यू पता है RH की, 1/RH की थोड़ी ना पता है। तो इधर ही मैं आपको वो टिप नोट करवाने वाली हूं, प्लीज नोट करो कि 1/RH की जो वैल्यू होती है वो होती है 911 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के अंदर, एंगस्ट्रॉम यूनिट्स के अंदर 1/RH इस फैक्टर की वैल्यू होती है 911। ठीक है, सो ये एक साइड पे याद रख छोड़ो कि 1/RH इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम। सो आप खुद सोचो, यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो डायरेक्टली, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल चल रहा था, यहां तक हम पहुंच गए है ना, कि लैम्डा इक्वल्स टू दिस, तो 911 इंटू 4/3 किया, इसको इवेल्युएट किया, तो डायरेक्टली जो आंसर है वेवलेंथ का, लैम्डा का, वो एंगस्ट्रॉम में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पे एक न्यूमेरिकल कवर कराऊंगी, आपको उसकी सिग्निफिकेंस पता लगेगी। सो ये एक टिप नोट करके रखनी है आपने साइड पे, दैट 1/RH की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम होती है। सो ये एक्सप्रेशन में कई बार इसको सीधा रिवर्स उल्टा करके सीधा आंसर लैम्डा का निकालने में बहुत हमारी हेल्पफुल रहती है ये। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे अब यहाँ पे यूनिट्स का सिग्निफिकेंस इस चैप्टर में आता है, कुछ थोड़ा बहुत ही, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है यहाँ पर। दैट इज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जब आप फाइंड करते हो डी ब्रॉगली इक्वेशन, जहां पे आप स्टडी करते हो, जैसे जो क्या होती है, ये होती है ना लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, द वेवलेंथ। अगर कोई पार्टिकल है, मास m और वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है लैम्डा, वो यहाँ से फाइंड होती है ना, ये उसका एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर यूनिट्स का फंडा बहुत सिंपल सा है। सिंपल जैसे हमने पढ़ा, ये वेलोसिटी है, ये मास है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इन सबको इनके SI यूनिट्स में अगर आप रखते हो, यानी कि जूल सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम, तो ये जो वेवलेंथ है ये भी अपने SI यूनिट में निकल कर आएगी आपके पास, यानी कि मीटर में। फिर उस मीटर से आप आगे एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर कहीं पर भी कन्वर्ट कर सकते हो। वाइसे वर्सा, अगर क्वेश्चन में आपको पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम किसी और यूनिट में वेवलेंथ दी हुई है, तो उसे आप पहले मीटर में करेंगे, SI यूनिट में करेंगे, फिर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ भी फिर आपने ध्यान देना है, ये तो जूल सेकंड में है, मीटर पर सेकंड और ये किलोग्राम, यानी ये सब SI यूनिट में करके ही आपको इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सिग्निफिकेंस ऑफ SI यूनिट्स। ओके, तो यहां पर इतना सही है। इसके अलावा अगेन यहाँ पे भी इसको ना आप एक टिप या ट्रिक के जैसे ही नोट करना और ध्यान रखना, ये जो मैंने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा है, ये भी आपकी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में कई जगह पे यूज आता है क्या ये भी डी ब्रॉगली इक्वेशन से ही आया है। ठीक है, ये जो लैम्डा है, यहाँ पर लैम्डा ई लिखी है मैंने, ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही है। ये किसकी? ई मतलब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये। और यहाँ पे ये जो कैपिटल वी लिखा है, ये आपकी वोल्टेज है, या कह लो पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके अंदर? वोल्ट्स के यूनिट में। ये वोल्टेज आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट करते हो वोल्ट्स में, जैसे सपोज 2 वोल्ट्स आपको दी हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ सिग्निफिकेंट होता है? यहाँ सिग्निफिकेंट होता है जब ऐसे क्वेश्चन हो, मान लो आपको ये पूछा हो ना, an electron is accelerated
थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट्स, देन कैलकुलेट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और ऑप्शंस में जो है सारे एंगस्ट्रॉम में है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। बस आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वोल्टेज की वैल्यू यहां आप पुट कर दोगे, सिंपली वोल्ट्स में ही पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है ना, वोल्ट्स में पुट करनी है एसआई में उसके। तो ये ध्यान रखना आपने कि ये वोल्टेज यहाँ पे वोल्ट्स में है, ठीक है। सो जैसे ये 2 वोल्ट्स मैंने यहाँ पुट किया, ऊपर ये फैक्टर है 12.127 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू वोल्टेज। तो इससे जो आप फाइन कैलकुलेट करोगे ना बेटा, इससे आपके पास इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल के आएगी डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में। इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, इसका यूज केस समझने के लिए। सो आपको याद रखना है डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, फैक्टर याद रखना है यहाँ पे 12.27 डिवाइडेड बाय क्या है, स्क्वायर रूट में v। और ये यहाँ पे यूनिट्स का फंडा क्या है कि ये जो वोल्टेज है बेटा ये वोल्ट्स में पुट की जाती है, वोल्ट्स में, और ये जो वेवलेंथ है तो ये एंगस्ट्रॉम में निकल के आती है अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। एक्चुअली क्या है, इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड अगर आपको दूं ना मैं, एक्चुअली क्या है कि ये इस फॉर्मूले से निकल के आई है। बेसिकली एक्सप्रेशन होता है h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m/v। अगेन ये है v वोल्ट्स, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। सो अगर किसी पार्टिकल को v वोल्टेज के थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कर रहे हैं और उसके दौरान उससे कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसके लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, q क्या है, चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, v पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल के आई उसके लिए, ठीक है। इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो ना, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m/q अलग कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ v अलग कर लो, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वेरी करेगी, लेकिन ये तो पार्टिकल के लिए सेम ही वैल्यू आएगी ना, मास और चार्ज के बेसिस पे। तो ये पूरा फैक्टर हम इवैल्यूएट कर लेते हैं और इस तरह इवैल्यूएट करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आए। यहाँ पे ऊपर हमारे पास कुछ फैक्टर, कुछ वैल्यू आ जाती है, कुछ वैल्यू आ जाती है सपोज x, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ v बच जाता है, ठीक है। और इसको ऐसे इवैल्यूएट करते हैं कि यहाँ पे जो वेवलेंथ वो एंगस्ट्रॉम में निकलकर आ जाती है, एंगस्ट्रॉम में निकलकर आ जाती है। तो वही चीज हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया है, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज यहाँ पुट किया, ठीक है, और इसको हमने निकाल दिया, एंगस्ट्रॉम में निकलकर हमारे पास वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन आ गया। तो आपको बस ये याद रखना है, क्योंकि मतलब ये मैं इसलिए बता रही हूँ किसी भी पार्टिकल के लिए किया जा सकता है, लेकिन सबसे कॉमन कौन है, इलेक्ट्रॉन, उस पे आने क्वेश्चंस। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में उसको देता है, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो है हमारा हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में घुमा फिरा के बेटा जितने मर्जी एक्सप्रेशन बना लो, पर बेसिक एक्सप्रेशन यही रहने वाला है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है h अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है ना, इससे बड़ा या इसके बराबर हो सकता है। यही बेसिक एक्सप्रेशन है आपका हेजनबर्ग का, ठीक है। तो यहां पर यूनिट्स का फंडा समझ लेते हैं। यहां पर आप देखो इस साइड पर एक तो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। ये तो 4 पाई है, कोई यूनिट्स नहीं है। इस साइड बेटा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है तो पोजीशन और मोमेंटम ही ना। तो क्या डिस्टेंस यूनिट्स होंगे इसके, तो लेंथ या डिस्टेंस के यूनिट होंगे, तो एसआई में मीटर रहेगा। और ये मोमेंटम है बेटा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास का होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। सो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड ये यूनिट्स होते हैं मोमेंटम के। तो वही अनसर्टेनिटी मोमेंटम के भी एसआई यूनिट्स होंगे, एसआई यूनिट्स, ठीक है। बाकी किसी और में दिए हो उसको आप एसआई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इन एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। मान लो यहाँ पे आपको ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो वो नैनोमीटर्स में दी हुई है, सेंटीमीटर्स में दी हुई है, किसी में भी दी हुई है, उसे आप मीटर में ला के पहले कन्वर्ट करोगे, ठीक है, उस यूनिट से मीटर में लाओगे, मोमेंटम को भी उसके एसआई यूनिट में लाओगे और फिर इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे हेजनबर्ग के। बस इतना सा फंडा है, क्योंकि दूसरी तरफ एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, वो आप जूल सेकंड में यूज कर रहे हो एसआई यूनिट्स में।
तो फिर सब चीज सिंक में आ जाती है। यही केमिस्ट्री यूनिट्स फंडा मैं आपको सिखा रही हूँ, सब चीज सिंक में आ जाती है, सारे एसआई में आ जाएंगे, तो कभी भी आपका यूनिट्स की वजह से आंसर गलत नहीं होगा। ओके, इन्हीं यूनिट्स के फंडा को यूज करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उनके थ्रू इनका यूज समझते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, 2 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किए थे। यहाँ पर मैंने अब क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, वैल्यू बताओ, किस यूनिट में पूछी गई है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो यहाँ पे वो टिप या ट्रिक यूज होने वाला है जो मैंने आपको पीछे सिखाया अभी। अब देखो कैसे, सबसे पहले आप नॉर्मली क्वेश्चन को अप्रोच करो जैसे आप करते हो। सो हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की बात करें, उसमें लाइमन सीरीज की बात करें। लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है, लाइमन सीरीज उन सभी ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट करती है जहां N2 की वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट हो जाती है, 2, 3, 4 सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, और N1 की वैल्यू तो 1 होती ही है। यानी कि सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा वो सभी आपके लाइमन सीरीज में फॉल करेंगे। यहां पर हमें पूछा क्या है, हमें वेवलेंथ निकालने को पूछा है, ठीक है, यानी कि जो भी फोटोन वहां पे उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड है उस फोटोन की वेवलेंथ। अब पूछा गया है लॉन्गेस्ट, मतलब हमें लैम्डा फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे लंबी वेवलेंथ बतानी है लाइमन सीरीज की। तो इसका मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एनर्जी, सबसे छोटी एनर्जी। वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली होते हैं। सो सबसे कम एनर्जी वाली जो ट्रांजिशन हो रही है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी वाली ट्रांजिशन कब होगी बताओ, 3, 4, 5 से 1 पे होगी या सिर्फ 2 से 1 पे, 2 से 1 पे। सो जो ट्रांजिशन आपकी हाइड्रोजन एटम में N2 इक्वल्स टू 2 से N1 इक्वल्स टू 1 पे होगी, ये ट्रांजिशन आपकी सबसे कम एनर्जी की होगी, हेंस सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की होगी। तो N2 और N1 की वैल्यूज यहां से हमें पता लगी कि ये यूज करनी है, ठीक है। N2 2 है, N1 1 है। और एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन आपको पता है जो हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, वेवलेंथ के लिए क्या किया था, 1 अपॉन वेवलेंथ, यानी कि 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा होता है रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, ठीक है। अब Z हाइड्रोजन के लिए तो 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 आ गया और ये आप यहां से हटा दो, ठीक है ना। बेसिकली 1 का स्क्वायर 1, तो ये हट गया यहां से, ठीक है। अब N1 क्या है, 1, N2 2, ये पुट करो जरा, रिडबर्ग कांस्टेंट टू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4। अभी एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 4 माइनस 1 बाय 4, मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 3/4, इतना आ गया। ये क्या है, 1 अपॉन लैम्डा के बराबर, यहां तक आ गया, ठीक है। और हमें यही लैम्डा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में, एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में चाहिए इसकी। और रिडबर्ग कांस्टेंट की तो हमें पता है कि कितना ट्यूनेबल कांस्टेंट है, बताया था ना। अपनी जरूरत के अनुसार हम इसको अलग अलग यूनिट्स में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। यहां आपको उस ट्रिक का सिग्निफिकेंस भी दिखेगा। अब देखो, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 3/4, और आपको लैम्डा फाइंड करनी है। पर लैम्डा क्या है, रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, 1 अपॉन लैम्डा की फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, सबसे इजी तरीका, यहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, फ्लिप कर दो, फ्लिप कर दो। फ्लिप करने पे क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा का लैम्डा बन गया, RH का 1 अपॉन RH बन गया, और 3/4 का यहाँ पे इंटू 4/3 बन गया। यहां से हम यहां आ गए इसको फ्लिप करके, बस फ्लिप किया इसको। तो इससे हुआ क्या ना फायदा, अब डायरेक्टली आप अगर 1/RH की वैल्यू यहां पुट कर देते हो तो डायरेक्टली आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, 1 अपॉन RH की वैल्यू हमें एंगस्ट्रॉम के यूनिट्स में पता भी है,
कितनी होती है, जो आपको पीछे बताई थी, that 1/RH is equal to 911 एंगस्ट्रॉम। ये ट्रिक सिखाया था पीछे, है ना। 1/RH इक्वल्स टू 911 एंगस्ट्रॉम। बस यही वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है। तो क्या आ रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू 911, इसकी वैल्यू लगा दी 911 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय दिस 4/3। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाता है 1214.6। और किस यूनिट्स में आ रही है ये 1214.6 वैल्यू लैम्डा की, बेटा एंगस्ट्रॉम में। सो यहां पे ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। वेवलेंथ वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, जहां वेवलेंथ की वैल्यू ढूंढनी हो, तो जब ऐसा सिचुएशन बने डायरेक्टली आप इसको फ्लिप कर सकते हो एक्सप्रेशन को, 1/लैम्डा से लैम्डा में लाके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ऊपर से पूछिए एंगस्ट्रॉम में, तो हमने यही याद रखना है, बस यही याद रखना है कि 1/RH की जो वैल्यू होती है वो 911 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। यहां पे हमने एक न्यूमेरिकल किया जहां पे हमने इसका यूज केस समझा, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट लगाई और लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ गई। अब इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 1215 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया लैम्डा का आंसर। लैम्डा इक्वल्स टू 1215 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, कितना आसान हो गया ना यहाँ पर, जब हमने 1/RH की वैल्यू जो याद थी हमें एंगस्ट्रॉम में पुट की। तो वही चीज है। अब इससे आगे बेटा, इससे आगे अगर आपको एंगस्ट्रॉम नहीं नैनोमीटर में पूछी हो, किसी और में पूछी हो, वो अब आप आई होप सो कर सकते हो, है ना। प्रीवियस हमने काफी ऐसा प्रैक्टिस किया है, तो आई होप सो अब वो आप कर सकते हो। भी मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको, ठीक है। देखो, अब मान लो यही मुझे एंगस्ट्रॉम नहीं नैनोमीटर में आंसर चाहिए वेवलेंथ का। नैनोमीटर में बता दो भाई लैम्डा की वैल्यू। तो चलो ठीक है, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कर देते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से। तो हमें ये पता है द रिलेशन जो हमने पढ़ा था, बराबर डिराइव करके समझा था। तो क्या है रिलेशन एंगस्ट्रॉम और इसमें, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। नैनोमीटर हमारा बड़ा यूनिट है, एंगस्ट्रॉम हमारा छोटा यूनिट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा यूनिट छोटा यूनिट। बड़ा यूनिट है नैनोमीटर, यहां छोटा यूनिट है एंगस्ट्रॉम। और यही करते हैं, बड़े से छोटे में जाना है कन्वर्ट करके तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा तो डिवाइड करते हैं बाय द सेम फैक्टर। फैक्टर यहाँ पे 10 का है। और हमें जाना किससे किस में बेटा, हमें एंगस्ट्रॉम में पता है नैनोमीटर में जाना है, एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में जाना है, छोटे से बड़े यूनिट में जाना है। सो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय दिस फैक्टर 10। सो ये जो वैल्यू आई है 1215, इसको 10 से डिवाइड करो, दैट इज 121.5। दिस इज द आंसर इन नैनोमीटर। ठीक है। सो 1215 एंगस्ट्रॉम या 121.5 नैनोमीटर वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है इस न्यूमेरिकल में। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखो, बोल रहा है फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन, यहीं पे खेल है यूनिट्स का, इन किलो जूल पर मोल। कुछ नहीं करना, बेसिकली उसने बोला है कि हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी बता दो, लेकिन उसने ये बोला है किन यूनिट्स में बता दो, किलो जूल पर मोल के यूनिट्स में। यहीं पर है यूनिट्स का फंडा। ठीक है, तो करते हैं इसको। कैसे अप्रोच करोगे, अप्रोच तो ऐसे ही करोगे ना। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हमें ना एटम से बाहर निकालना। सो हम ये बोलते हैं कि जैसे हाइड्रोजन एटम है, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक इकलौता इलेक्ट्रॉन, वो कहां पर है, वो कौन सी ऑर्बिट में है, n=1 में है। वहां से उठाकर, फर्स्ट एनर्जी लेवल से उठाकर उसे हमें इंफिनिटी तक लेकर जाना है, n=इंफिनिटी तक लेके जाना है। सो अभी वो किधर है, n1=1 में, हमें लेके जाना उसको n2=इंफिनिटी में। तो वो बाहर चला जाएंगे, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे ले जाओ तो वो बाहर चला जाएगा एटम से। ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी से हमें ये समझ आता है कि n1 और n2 की वैल्यूज ये हैं, 1 और इंफिनिटी रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब एनर्जी का एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था,
डेल्टा ई अभी हमने पीछे पढ़ा ना, डेल्टा ई इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट। यही डेल्टा ई यानी कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ना फर्स्ट एनर्जी लेवल और इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में, वो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई वही है यहाँ पर हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन एटम से। तो वो डेल्टा ई ही हमारी यहाँ पे कौन है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसका पीछे हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू क्या होता है, ये वाला फैक्टर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू इंफिनिटी, और z क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो z इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये लगा दो यहां पर 1/1 का स्क्वायर, 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, और ये भी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1/1 माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, और ये भी 1, इसको हटा देती हूं मैं यहां से। ठीक है ना, और 1/इंफिनिटी क्या होता है, 1/इंफिनिटी 0 के बराबर होता है। सो ये आ गया रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/1 मतलब 1 माइनस 1/इंफिनिटी मतलब 0। ये मतलब सिंपली 1 माइनस 0 1, तो मतलब सिंपली रिडबर्ग कांस्टेंट के ही बराबर आ गई है डेल्टा ई। सो डेल्टा ई यहाँ पे क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर। और यहाँ पे अगेन हमारे पास आप देखो, तभी हमने बेटा स्टार्टिंग में रिडबर्ग कांस्टेंट पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि ये कांस्टेंट इतना ट्यूनेबल है, इतना यूजफुल है। अब देखो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा ई है वो क्या आ रही है, रिडबर्ग कांस्टेंट के ही बराबर आ रही है। तो यहाँ पर यही मेन चीज है कि वाइजली रिडबर्ग कांस्टेंट की सही वैल्यू सही यूनिट्स में चूज करना क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे ये जो डेल्टा ई है आयनाइजेशन एनर्जी, मेरे को किलो जूल पर मोल के यूनिट्स में चाहिए। फिलहाल आप पर मोल को अगर भूल भी जाओ तो आपको दिख रहा है किलो जूल, किलो जूल में कौन है, जूल। तो मतलब मेरे को यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट जूल में पुट करना है, जूल में पुट करना है, और इसकी वैल्यू जूल में क्या होती है। सो डेल्टा ई जो है बेटा वो आर एच के बराबर है, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ जूल में पुट कर रही हूँ, उसकी जूल वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो यहां से ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास बेटा हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी आ गई है जूल यूनिट्स में, इतनी वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि रिक्वायरमेंट इस यूनिट की है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जूल को केजे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो वो करते हैं। बहुत सब बच्चों को ये आता भी होगा, ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था वैसे, पर अगेन एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, हमें पता है किलो जूल बड़ा यूनिट है, जूल छोटा यूनिट है एनर्जी का। 1 किलो जूल जो होता है 1000 जूल के बराबर होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻³ सो 1 किलो जूल इज 10⁻³ जूल। तो अगेन वही चीज लगाओ अगर कभी भी कंफ्यूजन हो, बड़ा यूनिट छोटा यूनिट, बड़े से छोटा जाएंगे तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा जाएंगे तो डिवाइड। ठीक है, किससे, बाय दिस फैक्टर 10⁻³ सो किलो जूल से हम जूल में जा रहे हैं, तो यहां 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और जूल से किलो जूल में जाएंगे तो इससे डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे हमें जूल से किलो जूल में जाना है, जूल से किलो जूल छोटे से बड़े यूनिट, तो डिवाइड करेंगे बाय 10⁻³ ये मैं इसीलिए इतना स्ट्रेस देके कर आ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत, इवन जब आप बड़े भी हो जाते हो, कभी कभी आपका स्टडी से लिंक पे टूट जाए, ये बार बार कंफ्यूजन आती रहती है। ठीक है, बहुत कॉमन है, पर ये इतनी सिली कंफ्यूजन है, इतनी सिली मिस्टेक है, अगर आप करो तो अच्छा खासा आता क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये कभी नहीं करना है, कुछ नहीं होता, कभी कंफ्यूजन आ जाए तो ऐसे बना लिया करो। ठीक है,
अदरवाइज तो प्रैक्टिस से माइंड में ही हो जाता है कि हमें जूल को किलो जूल में करना है, तो मैं बस सिंपली इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देता हूं या डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, वही हम कर रहे हैं। यहां पे हमने इसको 10 पावर 3 से डिवाइड किया, तो फिर ये हमारे पास आ गई किलो जूल में। सॉल्व करो, ये पावर ये ऊपर ले जाओगे, है ना, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 था, इंटू 10⁻⁻, स्पेस नहीं है, चलो दोबारा लिखते हैं इसको। क्या आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻3 ऊपर जाके किलो जूल में आ गया है जी। इनको ऐड कर दो, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻21 किलो जूल। ये अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया, नेक्स्ट स्टेज आ गई, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम किलो जूल यूनिट्स में आ गई, इतनी वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप है इस पर मोल को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि मेरे को तो वैल्यू किलो जूल पर मोल में चाहिए जी क्वेश्चन में। तो ये पर मोल कैसे आएगा, देखो इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो। अभी तक जो बेटा हमने डेल्टा ई फाइंड की है ना, ये जो हमने डेल्टा ई फाइंड की, ये मतलब जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी ढूंढी है ना, 2.18 इंटू 10⁻⁻21 किलो जूल, दिस इज दी, लिख लो आप, ये बेटा क्या है, दिस इज दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी है ये। लेकिन इस यूनिट का मतलब ये है, जब वो बोलता है कि किलो जूल पर मोल में ढूंढो, उसका मतलब ये है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ। ये एक हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी है, हमें उसने बतानी है क्या, हमें बतानी है 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी। 1 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 इतने हाइड्रोजन एटम्स। और ये जो एवोगैड्रोस नंबर होता है ना, एक्चुअली नंबर होता है, बट जैसे जब आप इसको न्यूमेरिकल्स में पुट करते हो, यूनिट्स का फंडा समझ रहे हैं जैसे हम इस चैप्टर में, तो एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, एवोगैड्रोस नंबर के साथ यहां एक यूनिट आता है पर मोल, कि इतने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में, दीज नंबर ऑफ एंटिटीज पर मोल। सो वही चीज है यहां, एक हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी हमने ढूंढ ली है। अब हमें इस 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो चाहिए, वो फाइंड करनी है। हमें चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स। तो एक की इतनी है, 1 मोल की कितनी होगी, जो ये वैल्यू है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एक की इतनी है, Na की कितनी होगी, 1 इंटू Na, या जो भी वैल्यू है सॉरी, इंटू Na। तो बस अब इसी वैल्यू को 2.18 इंटू 10⁻⁻20, 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, किलो जूल ये यूनिट है ना यहाँ पर, और यहाँ पे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो साथ ही ये लग गया, पर मोल लग गया यहाँ पे, है ना, किलो जूल के आगे लग गया पर मोल। सो ये वैल्यू आ गई आपकी किलो जूल पर मोल में, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी है ये, तभी उसका यूनिट है किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो जब आप इसको फाइंड करते हो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस बेटा, ये आपके आती है 13.13, और ये आपका देखो 23 है, 21 है, 23 माइनस 21 2 बच रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करो, 2 जीरो नीचे, 2 वाले ऊपर से कट गए, 13.13 है ना, यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, ये और ये कट गए, 1313 किलो जूल पर मोल, ये अप्रोक्सीमेटली यही होती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, 1313 किलो जूल पर मोल्स। ठीक है, सो हमने निकाल लिया रिक्वायर्ड, यहाँ पे यूनिट्स का फंडा, आप आई होप आपको क्लियर हुआ हो।
सारा यूनिट्स का फंडा यही था, इस यूनिट को समझना ही जरूरी था। पूछा तो सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी है, वो कॉन्सेप्ट हमने लगा लिया, n1 से इंफिनिटी तक ले गए इलेक्ट्रॉन को, एक्सप्रेशन लगा दिया, लेकिन फिर ये यूनिट को समझा ध्यान से, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू चूज की। फिर हमने जूल में आई वैल्यू को किलो जूल में किया। देखो जूल वाली वैल्यू को हमने आयनाइजेशन एनर्जी की किलो जूल में किया, किलो जूल वाली वैल्यू को किलो जूल पर मोल में किया, और हमारा न्यूमेरिकल हो गया। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहां लिया है, स्टेटमेंट पढ़ो, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन accelerated by a potential difference of 10 raised to the power 4 volts. So अभी आपके दिमाग में आ रहा है क्या है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। इलेक्ट्रॉन को हमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस 10 raised to the power 4 volts का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई की, एक्सेलरेट हुआ और उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट हुई जो कि है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अभी यहाँ पर आप याद करो जो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बताया था कि बहुत यूजफुल है बेटा, वो देखो वो क्या था, लैम्डा ई, यही डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होती है, 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वी, वी वोल्टेज जो कि हम वोल्ट्स में पुट करते हैं, और ऊपर ये 12.27 का फैक्टर होता है। तो जो वैल्यू है वेवलेंथ की वो एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में निकल के आती है, राइट, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, यही यहाँ पे यूज होना है। देखो इसको यूज करके ये न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, बस एक चुटकियों का खेल है। देखो वोल्टेज की वैल्यू आपको क्या दी है बेटा, ये V की वैल्यू दी है 10 raised to the power 4 volts, ठीक है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगी। देखो 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 raised to the power 4, 10 to the power 4 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो वो क्या बच जाएगा, 10 to the power 2, सॉरी ये स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट किया सॉल्व, तो 10 to the power 2, 100 यानी कि, है ना। तो इसको आप दो डेसिमल लगाओगे यहाँ पे तो 0.1227 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो उन्होंने ऑप्शंस दी हैं एमसीक्यू में वो देखो, उसने कुछ ऑप्शंस पिकोमीटर में दी हैं तो कुछ उसने एंगस्ट्रॉम में दी हैं, है ना। अब यहां देखो जो पहली यहां पे आप देखते हो ये जो एंगस्ट्रॉम में, हमारा आंसर एंगस्ट्रॉम में निकल के आया, कितना निकल के आया है 0.1227 एंगस्ट्रॉम। तो क्या यहां पर एक ये एंगस्ट्रॉम है, एक ये वैल्यू है ना ऑप्शन, ये है 12.27 और ये है 122.7, दोनों से मैच नहीं कर रहा, है ना। बाकी सो मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, बाकी की जो दो ऑप्शंस बची बी और डी वो मेरी किस में है, पिकोमीटर में है। तो वो हमें अब ट्राई करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली इसका जो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, मतलब मेरे को रिक्वायरमेंट क्या पड़ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यूनिट्स का फंडा क्या हो रहा है। यूनिट्स का फंडा ये कि पहले तो मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया, ट्रिक ये वाला, मेरे पास उससे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एंगस्ट्रॉम में निकल के आ गई, ये वैल्यू आ गई। लेकिन जब मैंने मैच की तो उन दो ऑप्शन से नहीं कर रही है एंगस्ट्रॉम वाली। तो यहाँ पे यूनिट्स का फंडा ये है कि मेरे को पिकोमीटर की रिक्वायरमेंट है, मतलब मुझे एंगस्ट्रॉम को बेटा पिकोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और वो हमने सीखा है कैसे होता है, प्रैक्टिस की है। बेसिकली 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 100 पिकोमीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। सो इतने एंगस्ट्रॉम कितने पिकोमीटर के बराबर होंगे, 0.1227 मल्टीप्लाई कर दो बाय 100, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 100 तो मेरे पास आंसर पिकोमीटर में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, बेसिकली क्या होगा, ये है ना, ये नीचे 4 जीरो हैं, ऊपर 2 जीरो हैं, कट गए, 2 जीरो बच गए, तो 12.27 पिकोमीटर इज द आंसर फॉर द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देखो 12.27 किसी ऑप्शन में है, 12.27 पिकोमीटर, बिल्कुल, तो ये आंसर है। ये दूसरी उन्होंने दी थी, दूसरी वैल्यू थी, ये नहीं है। सो ये मेरी वैल्यू यहां मैच कर गई 12.27 पिकोमीटर, तो ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी।
समझे? यूनिट्स का फंडा इंटरेस्टिंग है, इजी है, मतलब कुछ याद करने वाला नहीं है, प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रैक्टिस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। जैसे मैंने कहा था वहां यूनिट्स का बहुत ज्यादा कुछ बड़ा फंडा नहीं है, छोटा सा ही बात होती है, एसआई में कन्वर्ट करो। देखो स्टेटमेंट बोलता है फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ऑफ द ऑर्डर 10 पिकोमीटर। मतलब क्या दिया हुआ है आपको, जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो 10 पिकोमीटर ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। मतलब आपको दिया हुआ है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 10 पिकोमीटर और आपको फाइंड क्या करनी है, आपको डेल्टा वी फाइंड करनी है, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी फाइंड करनी है। किसके लिए करनी है, पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक्सप्रेशन अब लिखते हो जब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इसको सिंपली लिख देते हैं इक्वल टू, ठीक है, यहां तक तो आप करते हो। अब डेल्टा पी जो है वो किसके बराबर होता है, m डेल्टा v के बराबर होता है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें तो अनसर्टेनिटी आनी नहीं, वेलोसिटी में आनी है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होगा उसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, ठीक है। मतलब डेल्टा एक्स इज डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज h अपॉन 4 पाई, ठीक है जी। अब यहां यूनिट्स का फंडा क्या है, पहले बेसिकली देखो आपको निकालना क्या, आपको डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई और ये इधर ले आओ सब चीजों को, ये डेल्टा एक्स भी नीचे आ गया मल्टीप्लाई में, m भी नीचे आ गया मल्टीप्लाई में। बेसिकली आपको यहाँ पे h पाई डेल्टा एक्स और m की वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। और डेल्टा वी की वैल्यू आपको किस में रिपोर्ट करनी होगी, जब कुछ मेंशन नहीं होता तो हम उसकी मीटर पर सेकंड, वी की मतलब जो वेलोसिटी के होते हैं एसआई यूनिट्स, उसी में रिपोर्ट करेंगे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की वैल्यू, दैट इज मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट्स। तो वो तभी होगा जब इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज हमें पुट करनी है वो हम एसआई यूनिट्स में पुट करें, बस इतना सा ही फंडा है, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा वी निकल के आएगी मीटर पर सेकंड में, जब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहां लिख देती हूँ। सबसे पहले तुम h की वैल्यू पुट करो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट साथ में पुट करते चलेंगे, यूनिट्स की जो बातें हैं वो समझने के लिए। सो यहां लगाया जूल सेकेंड, ठीक है, और मैं यूनिट्स को डिफरेंट कलर से पुट कर देती हूँ, ठीक है जी। चलो यहां लगाया 4, पाई की वैल्यू लगा दो 3.14, डेल्टा एक्स की वैल्यू लगाओ, बस यहीं पर है, यहीं पर एक छोटी सी पॉइंट है जहां आप फंस सकते हो। क्या आप देखोगे भाई क्वेश्चन में मुझे डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो 10 पिकोमीटर दी है, तो आप यहाँ पे उठा के ना 10 लगा दोगे बेसिकली, या 10 पिकोमीटर मतलब 10 लगा दोगे वैल्यू, वहां गलती हो जाएगी। पिकोमीटर क्योंकि जो है वो लेंथ का, डिस्टेंस का, या कह लो ये जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है डेल्टा एक्स, इसका भी मैंने बताया था पीछे एसआई यूनिट क्या होता है, वही लेंथ डिस्टेंस वाला यानी कि मीटर होता है, मीटर होता है, मीटर, मीटर यूनिट होता है एसआई यूनिट फॉर डेल्टा एक्स। तो पिकोमीटर तो नहीं है ना एसआई यूनिट, तो अगर पिकोमीटर में लगाओगे यहाँ पे 10 वैल्यू तो आता हुआ न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। यहीं पे आप गलती कर सकते हो, बस 10 नहीं लगानी। पहले आप इस पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, पिकोमीटर को मीटर में करोगे, एक पिकोमीटर में ना 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, तो 10 पिकोमीटर में क्या होंगे 10 इंटू 10⁻12। मतलब अब इसको अगर हम 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पिकोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व करो, माइनस का 12 और यहां पावर 1 है, तो माइनस का 11 बचेगा, 10⁻11 मीटर। ये वैल्यू डेल्टा एक्स की आपको यूज करनी है, 10⁻11। ये आपकी किस में है, एसआई में है, मीटर, मैंने मीटर यूनिट लगाया, ठीक है। आगे करते हैं, कौन बचा यहां पे, एम, ये एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, किलोग्राम एसआई यूनिट। ठीक है, लगाओ यहां पे। केजी। ठीक है जी, तो वैल्यूज को इवैल्यूएट करके यहां पर जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ना, वो मैं बता देती हूँ आपको, 5.77 इंटू 10⁻6 आ रही है। हाँ ठीक है, अब हम मेन हमारा फोकस का यूनिट्स पे, यूनिट्स का फंडा समझते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर जूल, सेकंड नीचे मीटर और किलोग्राम। और मैंने कहा था कि अगर आप इस साइड की सभी वैल्यूज को एसआई में रखोगे, जो कि हमने किया, तो मेरे पास जो डेल्टा वी है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के एसआई यूनिट्स यानी कि मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी। किसमें निकल के आएगी? दूसरे कलर से लिखती हूँ, मीटर पर सेकंड में निकल के आएगा डेल्टा वी। तो यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा ना, ऐसे आपको हो गया ये क्या हो गया, ये तो आ ही नहीं रहा ऐसे। ठीक है, आपको वैसा करने की नीड नहीं है, आपको बस यहाँ पर सभी वैल्यूज को उनके एसआई में पुट करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट को जूल सेकंड में किया, डेल्टा एक्स को मीटर में किया, मास को केजी में, और डायरेक्टली जो आंसर आएगा उसके साथ आप लिख सकते हो यहाँ पे मीटर पर सेकंड। दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ डेल्टा वी। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो कि कैसे आया, एक बार वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली, पर ये आया कैसे, तो चलो करते हैं। ये सारी जो न्यूमेरिकल पार्ट है इधर आ गया, यूनिट्स को उधर ले जाओ। अब देखो, न्यूमरेटर में आपके पास है जूल सेकंड, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, मीटर एंड किलोग्राम, यही है। ठीक है, मैंने और कुछ तो कहीं से नहीं लाई ना। चलो अब क्या करते हैं, आप इस जूल को आगे फर्दर एक्सपैंड करते हैं। तो बेसिकली जूल जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर, या फिजिक्स में भी पढ़ते हो। ठीक है, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर। और अब न्यूटन को फर्दर एक्सपैंड करते हैं। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं यहाँ पे साइड पे यहां ही लिख देती हूँ। ठीक है, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू न्यूटन की यहां पुट करो जरा, तो जूल क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एक और मीटर है यहाँ पे, ये वाला मीटर। अब जरा इसको सिंप्लीफाई मतलब कंबाइन करो, तो जूल क्या आ रहा है, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, 2 मीटर है, और ये पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड्स जो टाइम की यूनिट है की पावर -2, ऐसा। तो ये आ रही है एक्सपैंडेड फॉर्म जूल की, और ये आप यहां पे पुट कर दो। तो फिर करते हैं, चलो इसको पुट करो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पुट करना है हमें। ठीक है, मैं यहां पे कर देती हूं आपको। चलो करते हैं। तो डेल्टा वी मेरे पास आ चुका है 5.77 इंटू 10⁻6। ठीक है, और यूनिट्स की बात यहां पर हम कर रहे थे, वो मेरे पास है जूल सेकंड, और नीचे क्या है, मीटर किलोग्राम। ठीक है, अब जूल की ये वैल्यू पुट करो, ये सेकंड मैंने एज इट इज लगा दिया, ये वाला सेकंड। जूल लगाते हैं अब यहां पे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब दिख रही है एक जैसी कुछ जानी पहचानी वैल्यूज। अब कट कर दो यूनिट्स को बस सिंपली, किलोग्राम से किलोग्राम चला गया, 1 मीटर इस पावर से चला गया है ना, ऊपर मीटर स्क्वायर है नीचे मीटर है, तो ऊपर 1 मीटर बच गया। यहां पर देखो सेकंड इनवर्स, इसको अगर कट करने में डिफिकल्टी होती है तो s की पावर क्या है, सेकंड की पावर -2, नीचे ले जाओ s की पावर 2। ठीक है, तो ये सेकंड कट गया, नीचे पावर से 1 सेकंड बच गया। ठीक है, उसको आप फिर वापस ऊपर ला सकते हो। तो बेसिकली 1 मीटर बच रहा है, और एक ये सेकंड इनवर्स बच रहा है, ऊपर जाके सेकंड इनवर्स बच रहा है। तो आ गया ना यूनिट यहाँ पे, ये जो वैल्यू आई थी डेल्टा वी की, उसके साथ यूनिट क्या आ रहा है, उसके साथ यूनिट आ रहा है मीटर पर सेकंड। ठीक है,
सो ये है बेसिकली कि जब आप सब चीजों को सिंक्रोनाइजेशन में रखोगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही हमने सिंपल एक्सप्रेशन लिया, जितनी रिक्वायर्ड वैल्यूज थी सबको हमने उनके एसआई यूनिट्स में पुट किया, तो जो हमने फाइंड करनी थी यानी कि अनसर्टेनिटी वेलोसिटी डेल्टा वी, वो भी एसआई यूनिट्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यानी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये सब करने की नीड नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली जो वैल्यू आई मीटर पर सेकेंड में आएगी एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, पर ये हमने समझा कि कैसे हुआ। ठीक है, सो आई होप इस चैप्टर के रिलेटेड जहां जितने इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, यूनिट से रिलेटेड जो भी फंडा है वो आपको क्लियर हुआ होगा, यूनिट कन्वर्जन्स आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी बेटा आगे इसके जो भी है वो आपकी प्रैक्टिस है। जिस पॉइंट पे देखो, हर बच्चे को हर पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं होती है ना, हर बच्चे को नैनोमीटर, पिकोमीटर, छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट में प्रॉब्लम नहीं होगी, कईयों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और कई बार आपको पता ही नहीं कि आपको उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस करो और देखो आप कहां पे अटकते हो और वहां पे आपको वो चीजें क्लियर करते हुए चले जाना है। तो केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के यूनिट्स का फंडा आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।